टेक्निकल ब्रेकआउट स्टॉक सबको पसंद होते हैं, बट हर टेक्निकल ब्रेकआउट काम नहीं करता और कई सारे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। इसलिए हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से ही एक होता है ईयरली या मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जहां स्टॉक एक बड़े प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर आता है। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं 3 ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन। पहला स्टॉक है लेमन ट्री लिमिटेड। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा मिड प्राइस्ड और ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंपनी के पास 18,431 रूम्स अक्रॉस 226 होटल्स का इन्वेंट्री है। वर्टिकल्स देखें तो कंपनी का 88% रेवेन्यू ओन्ड प्लस लीज्ड लैंड होटल्स कंट्रीब्यूट करते हैं और मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी फीस ने लगभग 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया। प्रीमियम ब्रांड्स ओरिका ने रेवेन्यू पर एवरेज रूम 58% और रेड फॉक्स ने 20% ग्रोथ दिखाई। मुंबई ने रेवेन्यू पर एवरेज रूम 39%, हैदराबाद 23% और बेंगलुरु 14% ग्रोथ दिखाई, जबकि गुरुग्राम वीक रहा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी इंप्रेसिव रहा है। सेल्स ने 47% CAGR से ग्रो किया है और प्रॉफिट्स और भी तेज पेस पे 62% CAGR के साथ। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू 316 CR तक पहुंच गया, जो 17.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मेट्रिक्स की वजह से आई। एवरेज रूम रेट 10% बढ़कर 6,236 रुपीस हुआ है और ऑक्यूपेंसी 591 BPS जंप करके 72.5% तक पहुंची, जिससे रेवेन्यू पर एवरेज रूम 19% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 4,523 रुपीस हो गया। प्रीमियम ब्रांड जैसे ओरिका मुंबई ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया, जहां ऑक्यूपेंसी ईयर ऑन ईयर 30 PPS जंप करके 76% तक गई। एक्सपेंसेस 15% बढ़कर 176 CR रहे, लेकिन सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में पेस कम रहा। एम्प्लॉय कॉस्ट 14.4% से 58 CR तक गए, जबकि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट 6.3% घटकर 21.9 CR हो गए रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। अभी 40% एनर्जी रिन्यूएबल और टारगेट 50% नेक्स्ट 12 से 18 महीनों का है। इन्हीं एफिशिएंसीज की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.7% जंप करके 140 CR तक गया। मार्जिन 139 BPS इंप्रूव होकर 44.3% पर आ गई। इंटरेस्ट कॉस्ट 13.5% गिरकर 45 CR हो गया और नेट प्रॉफिट एक शार्प 140% सर्च के साथ 48 CR तक पहुंच गया। एनपीएम एक्सपैंड होके 15.2% हो गया। रूम एक्सपेंशन टारगेट जो कैलेंडर ईयर 27 तक 20,000 रूम्स का था, जो कि अगले 6 महीनों में अचीव हो जाएगा और लॉन्ग टर्म प्लान 30,000 से 40,000 रूम्स का है। मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट्स पे फोकस बढ़ा, स्पेशली टीयर 2, 3, 4 सिटीज के अनब्रांडेड होटल्स के लिए, जहां कनेक्टिविटी हाईवेज, एयरपोर्ट्स और ट्रेन से इंप्रूव हो रही है। कीज ब्रांड को सॉफ्ट ब्रांड बना के स्मॉलर होटल्स को ऑन बोर्ड करने की स्ट्रैटेजी है। मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है क्लियर के एक्सपेंशन से कंपनी की मैनेजमेंट फी 3 साल में 300 से 400 करोड़ तक एक्सप्लोर कर सकती है, जो अभी लगभग 37 करोड़ है। रेनोवेशन भी एक की लीवर है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 130 CR स्पेंड होगा, जिसमें 65% ओपेक्स होगा। ऑलरेडी रेनोवेशंस ने टैंजिबल रिजल्ट्स दिए हैं। कीज पिंपरी ARR 1300 से 1400 रुपीस ऊपर, दिल्ली ARR 15% प्लस, हैदराबाद 19% प्लस। पोस्ट रेनोवेशन रिपेयर कॉस्ट 6% से गिरकर लगभग 2% रेवेन्यू तक आ जाएगी और एबिटा मार्जिन्स सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करेंगे। लेमन ट्री होटल्स की ऑक्यूपेंसी टॉप ईयर्स के बराबर है, लेकिन रेवेन्यू पर एवरेज रूम 4,523 रुपीस पर डे रहने से प्रीमियम चेन से पीछे है। स्केल छोटा है रिलेटिवली एज पर मार्केट कैप, पर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट 93%, सेल्स 18% की ग्रोथ। डेट हाई 1.85x डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवर वीक 2.7x, जो रिलेटिवली ज्यादा रिस्क दिखाता है। अब प्राइस एक्शन देखें तो लेमन ट्री होटल का स्टॉक कोविड लो से एक मेजर अप ट्रेंड में रहा है, गोइंग फ्रॉम 15 रुपीज टू 150 रुपीज। वो रैली के बाद स्टॉक अप्रैल 24 से लास्ट मंथ तक एक बड़े कंसोलिडेशन में था, जिसको ब्रेक करके स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट और अप ट्रेंड इनवैलिड होगा अगर प्राइस 148 के नीचे जाता है तो। लेकिन कुछ रिस्क देखें तो ये भी है कि नॉन रूम रेवेन्यूज अभी भी कोविड के पहले वाले लेवल्स पे नहीं आए, खासकर की इस पोर्टफोलियो में।
क्योंकि फूड डिलीवरी ने F&B को इम्पैक्ट किया है। ओरिका ब्रांड को प्रीमियम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट पे ग्लोबल और डोमेस्टिक जायंट्स डोमिनेट कर रहे हैं। रीजनल परफॉर्मेंस भी अनइवन है। रेस्ट ऑफ इंडिया सेगमेंट का एवरेज डेली रेट ब्लेंडेड रेट से नीचे है और माइक्रो मार्केट्स के डिमांड सप्लाई पे काफी वेरी करता है। हमारी दूसरी कंपनी है सरदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। सरदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड एक लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है और फेरो एलॉयज। इनके वर्टिकल्स देखें तो पहला है एनर्जी सेगमेंट। यहाँ कैप्टिव थर्मल और वेस्ट हीट पावर, कमर्शियल थर्मल और हाइड्रो पावर शामिल हैं। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में यही सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर रहा। कंसोलिडेटेड टॉप लाइन का 52% और एबिटा का 74% यहीं से आया। परफॉर्मेंस भी स्टैंड आउट करी क्योंकि जून 24 में जहां सरदा एनर्जी का थर्मल पावर प्लांट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रैंकिंग में 118th रैंक था, वहीं Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में वो सीधा 15th रैंक पे आ गया। दूसरा सेगमेंट है स्टील एंड फेरो एलॉयज, जिसमें आयरन पैलेट्स, स्पंज आयरन जैसे प्रोडक्ट साथ ही एलॉयज कवर होते हैं। ये फुल्ली इंटीग्रेटेड लेगेसी बिजनेस है, लेकिन अब कंपनी इसमें बड़े एक्सपेंशन प्लान नहीं कर रही। फोकस क्लियर है एनर्जी और मिनरल्स पे। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में स्टील ने 27% और फेरो एलॉयज ने 21% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ग्रोथ इंजन अब पार बन रहा है। थर्मल 15% और हाइड्रो 37% के जंप के साथ। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं तो पिछले 5 साल में सरदा एनर्जी ने 18% सेल्स CAGR और 40% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू 1633 CR तक जंप हुआ, 76.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन परफॉर्मेंस को दिखाता है। ये तेजी मेनली IPP बिंचकोट या SKS पार के अगस्त 24 से इंटीग्रेशन की वजह से आई, जिसका प्लांट लोड फैक्टर 90% और रियलाइजेशन 6.16 रुपीज पर यूनिट था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के 70.5% प्लांट लोड फैक्टर और 4.9 रुपीज पर यूनिट से काफी ऊपर था। साथ ही हाई एनर्जी प्राइसेस और 37% ईयर ऑन ईयर हाइड्रो पावर ग्रोथ मेनली अर्ली मॉनसून के फायदे से भी पुश हुआ। अब ऑन अ बेटर साइड एक्सपेंसेस 1016 CR तक सिर्फ 52.6% बढ़े, यानी कि रेवेन्यू के पेस से नीचे रहे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स या अदर एक्सपेंसेस, मेनली इनके इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर की वजह से। इस एफिशिएंसी के चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट 137% जंप करके 617 CR और OPM 37.8% तक एक्सपैंड हो गया। फाइनेंस कॉस्ट 72% ईयर ऑन ईयर बढ़ी। स्टिल ऑपरेशंस ने नेट प्रॉफिट को 121% से पुश करके 437 CR और नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.8% तक पहुंचा दिया। SKS पावर 600 मेगावाट का प्लांट अभी एक मेजर प्रॉफिट सेंटर बन गया है, जिसने लगभग 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। मैनेजमेंट ने इसकी कैपेसिटी को 1200 मेगावाट तक डबल करने के लिए हिंट दिया है, जिसके लिए 8000 करोड़ रुपए का हेवी कैपेक्स लगेगा। ये कैपेक्स फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का 172% है, इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशनल ऑप्शनैलिटी है जो अप्रूवल्स के बाद ही रियलाइज होगी। हाइड्रो पावर में भी मोमेंटम बना हुआ है। 113 मेगावाट सिक्किम प्रोजेक्ट का PPA टर्मिनेट करके अब ओपन मार्केट में पावर बेचना एक स्मार्ट मूव है, जहां रियलाइजेशन 5 रुपीज पर यूनिट के आसपास एक्सपेक्टेड है। रिहा 25 मेगावाट प्रोजेक्ट जुलाई 25 से ऑपरेशनल हो चुका है। कोटाईवीरा 25 मेगावाट नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाएगा और 2 और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। साथ ही 50 मेगावाट कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट भी इस साल कमीशन होगा, जो कॉस्ट सेविंग्स लाएगा। कंपनी एनुअली 500 से 1000 CR कैपेक्स लगाने वाली है, जो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू का लगभग 61% के बराबर। डेट स्पाइक्ड टू 2823 CR बाय मार्च 25 आफ्टर द 1950 CR SKS पावर बाय, जिसमें 1375 से 1380 CR डेट फंडेड था। वर्किंग कैपिटल भी स्ट्रेच हुआ, मे बी ड्यू टू हायर कोल इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। अब इंक्रीज प्रॉफिट से CFO बढ़ा 18%, बट NP आउटपेस्ड 33% ग्रोथ के साथ। इससे CFO बाय NP रेशियो गिरा फ्रॉम 1.43 to 1.36, making inventory a key watch point. टेक्निकल्स देखें तो इस कंपनी का अगर बिहेवियर देखा जाए तो एक चीज कॉमन है। स्टॉक एक बड़ा बॉक्स कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद एक मेजर मूव देता आया है हिस्टोरिकली। लास्ट 1 साल देखें तो अक्टूबर 24 से जून 25 तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, जिसका ब्रेकआउट एक बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ आफ्टर रीसेंट अर्निंग्स अनाउंसमेंट।
ध्यान दें, अगर स्टॉक 500 के नीचे जाता है तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन कुछ की रिस्क हैं। स्टील और फेरो एलॉयज साइक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें डिमांड और प्राइसिंग इकोनॉमिक साइकिल्स और ओवर सप्लाई से इंपैक्ट होती है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 22 से 24 में मार्जिन्स गिर गए थे। रेगुलेटरी अप्रूवल्स और माइनिंग पावर पॉलिसी चेंजेस भी डिलेज और कॉस्ट पुश कर सकते हैं फॉर एसकेएस एक्सपेंशन प्लान्स, जबकि क्लाइमेट पॉलिसीज फ्यूचर में एक्स्ट्रा कंप्लायंस कॉस्ट ला सकती हैं। एसकेएस पावर इंटीग्रेशन और न्यू प्रोजेक्ट्स टाइमली एग्जीक्यूट करना क्रिटिकल है, वरना डेट सर्विसिंग और सिनर्जीज डिले हो सकती हैं। साथ ही स्टील, फेरो एलॉयज और पावर में ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपटीशन और पावर प्राइस वॉलेटिलिटी मार्जिन्स पे प्रेशर डाल सकते हैं, जैसे 6 पर यूनिट का रियलाइजेशन शायद पूरे साल के लिए ना हो। एंड फाइनली आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप का फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, जो लाइफ इंश्योरेंस से लेकर लेंडिंग और एसेट मैनेजमेंट तक वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इनके वर्टिकल्स में कंपनी के बिजनेसेस जैसे एसेट मैनेजमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और वेलनेस स्टैट्यूटरी पीएनएल में लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट नहीं होते, बल्कि इन जॉइंट वेंचर्स एसोसिएट से सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अपना शेयर उठाया जाता है। यहाँ हम मैनेजमेंट के व्यू को फॉलो करेंगे। पहला है एनबीएफसी बिजनेस अंडर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। एसएमई, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल एंड कंज्यूमर फाइनेंस और कॉर्पोरेट लेंडिंग कवर करता है। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंसोलिडेटेड पीबीटी का 66% कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा, एसेट मैनेजमेंट, इक्विटी, डेट, पैसिव फंड्स और पीएमएस एआईएफ मैनेज करता है। इसने 26% पीबीटी शेयर दिया। देन हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें रिटेल होम लोन्स 55%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 30% एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस 15%। क्वार्टर 1 पीबीटी का 11% कंट्रीब्यूशन रहा। बाकी आ गया लाइफ इंश्योरेंस विद 3% पीबीटी शेयर, हेल्थ इंश्योरेंस विद -3% ड्रैग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक ब्रोकिंग एंड एआरसी भी -3% ड्रैग। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में नजर डालें तो पिछले 3 साल में कंपनी ने सेल्स 22% CAGR से ग्रो की हैं और प्रॉफिट और तेज पेस पर 24% CAGR से बढ़ा है। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने 11,333 CR का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पोस्ट किया, 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये बूस्ट आया क्योंकि लेंडिंग पोर्टफोलियो 30% ईयर ऑन ईयर जंप करके 1.66 लाख CR पे पहुंच गया, जिसमें एनबीएफसी ने 22% ग्रोथ दिखाई। हाउसिंग फाइनेंस ने 76% डिसबर्समेंट्स और 70% AUM सर्च से मार्केट शेयर गेन किया, जो डिजिटल और डिस्ट्रीब्यूशन पुश का रिजल्ट था। लाइफ इंश्योरेंस का इंडिविजुअल फर्स्ट ईयर प्रीमियम 23% ऊपर गया, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस का GWP 30% चढ़ा, अपने हेल्थ फर्स्ट मॉडल और डेटा लेड कस्टमर एक्विजिशन की वजह से। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1406 CR रहा, 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। इसके पीछे की ड्राइवर था हाउसिंग फाइनेंस एंड एनबीएफसी सेगमेंट्स, जिन्होंने अपना OPEX to assets रेशियो सिक्वेंशियली इंप्रूव किया, ड्रिवन बाय ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम मैच्योर्ड न्यू ब्रांचेस। तभी बॉटम लाइन में पैट 835 CR तक पहुंच गया, 10% ईयर ऑन ईयर जंप के साथ। इसमें एनबीएफसी और एएमसी की स्टेबल परफॉर्मेंस के साथ हाउसिंग फाइनेंस का 82% ईयर ऑन ईयर पीबीटी ग्रोथ और हेल्थ इंश्योरेंस के लॉसेस का हाफ होना मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे। अब ग्रोथ आउटलुक देखें तो एनबीएफसी सेगमेंट अगले 3 साल में 25% CAGR से ग्रो करने का टारगेट ले रहा है, रिटेल और एमएसएमई मिक्स को इंप्रूव करते हुए, जबकि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ 2 से 2.2% ROA अचीव करने का एम कर रहा है 6 से 8 क्वार्टर्स में, as operating leverage fully kick in from the current return on assets of 1.59%. Quarter 1 of financial year 26 में 250 CR का capital infusion हाउसिंग फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए हुआ, जो कंसोलिडेटेड पैट का 30% था। लेकिन कंपनी कहती है कि नेक्स्ट 9 से 12 महीनों के लिए फंडिंग नीड्स कवर्ड हैं। एसेट मैनेजमेंट नए इक्विटी और फिक्स्ड इनकम AIF प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। लाइफ इंश्योरेंस अपनी इंडिविजुअल FIP को 20 से 25% CAGR से ग्रो करके VNB मार्जिन को 18% प्लस तक ले जाने की गाइडेंस दे रहा है और 3 साल में एब्सोल्यूट VNB डबल करने का टारगेट है। कुछ मेट्रिक्स देखें तो NBFC बिजनेस में AUM 22% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जहां डिसबर्समेंट 18% ऊपर रहा और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई क्योंकि स्टेज 2 और 3 लोन्स 75 BPS गिर गए। साथ ही ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी बेटर हुई, OPEX to AUM रेशियो 23 BPS नीचे आया। हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में सबसे तेज जंप देखने को मिला, AUM
70% ईयर ऑन ईयर सर्ज हुआ, डिसबर्समेंट 76% ऊपर गए एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई, जहां ROA 15 BPS ऊपर गया और कॉस्ट टू इनकम रेशियो 853 BPS नीचे आया। इसके साथ एसेट क्वालिटी में भी तेजी से सुधार हुआ और स्टेज 3 लोन्स 98% गिर गए। AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाई। म्यूचुअल फंड QAAUM 14% ईयर ऑन ईयर ऊपर गया और इक्विटी AUM 11% बढ़ा, जो हेल्दी इनफ्लोज और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को दिखाता है। आदित्य बिरला कैपिटल के स्टॉक ने 8 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद पहला न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है तो वो एडवांसिंग स्टेज में जाता है और मोमेंटम कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ध्यान दें, चाहे ये 8 साल का ब्रेकआउट है, लेकिन अगर स्टॉक 260 के नीचे आया तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। कंपनी के लिए रिस्क काफी लेयर्ड हैं। मैक्रो और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, स्टिकी सर्विस, इन्फ्लेशन और RBI के रेट कट्स मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस इंश्योरेंस सेगमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जहां हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी 36 CR का नेट लॉस दिखा रहा है डिस्पाइट 50% इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर, और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस 51% गिर गया। तो ये थे 3 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स जिनका प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है और हमने बिजनेस और वर्टिकल्स भी स्टडी किए। लेकिन ध्यान दें, टेक्निकल ब्रेकआउट में भी एक लेवल होता है जो हमें देखना चाहिए। अगर स्टॉक्स उसके नीचे आए तो अप ट्रेंड इनवैलिड हो जाता है। ऐसे ही और टेक्नो फंडा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ग्रो के YouTube चैनल को और कमेंट्स में बताइए आप कौन से ब्रेकआउट स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.